हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो हमने पिछले पार्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉमन कैडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए कवर कर लिए थे। जैसे मैंने आपको बताया टोटल क्वेश्चन 150 है और 2 आवर्स का आपका पेपर है। और हम अभी सीरीज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। सो मैराथन क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वांट्स के, वो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखो, जितने भी हम ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इन वीडियोस में, वो हम सिलेबस वाइज पढ़ रहे हैं। सिलेबस में मैंने एक एक टॉपिक उठा के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको बताने की कोशिश की है। सो अभी हमारा टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बेसिकली मतलब होता है, जो आपकी इक्वेशन है उसमें वेरिएबल्स कितने होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक सिस्टम है लाइंस जिसमें हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ्स में। सो जो बेसिक वे है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने का, वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिससे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो पेयर हैं, दो इक्वेशंस हैं, तो उनको कैसे हम लिख सकते हैं, a1 x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, या फिर a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जो ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये हम मेंशन कर रहे हैं, ये कैसे नंबर्स हैं, दे आर द रियल नंबर्स। ठीक है, दे आर द रियल नंबर्स। और इसके लिए क्राइटेरिया होता है जब हम दो इक्वेशंस की बात करते हैं, इसमें जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, मतलब ये दोनों वैल्यूज का जो स्क्वायर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और इसमें इन दोनों का जो स्क्वायर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और जो x और y है इनके कॉफिशिएंट्स हैं, ये जो a1 है b1 है या a2 है या जो b2 है। तो ये हमारी बेसिक स्टैंडर्ड क्या है, इक्वेशन है, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब तीन सिनेरियोस पॉसिबल हैं जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं। जब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, तो अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस आ सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो जो बेसिकली सॉल्यूशंस आएंगे वो तीन तरह के सॉल्यूशंस आएंगे। या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, जो हम दो लाइंस हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे उसमें या तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या वो दोनों लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, या वो दोनों लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक के ऊपर एक होगी। सो बेसिकली ये तीन तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखो, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी हैं, सो उन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। जब वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब कोइंसिडेंट लाइंस है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है, तो उस टाइम पे मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे उस इक्वेशन के। इतना बेसिक क्लियर हुआ। अब आपको एक मैं डायग्राम के थ्रू ये सारे पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगी और ये भी बताऊंगी किस किस वे में क्या क्या सॉल्यूशन आएगा। तो इस बेसिस पे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पक्का है, तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा इस चीज के बारे में। ठीक है, तो देखो हम ये टेबल को रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करा और सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करा, तो हमारी जो लाइंस बनी है वो ऐसे इंटरसेक्टिंग बनी है। सो आपको पता है ये दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पे बन रही हैं। सो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट या इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये कब होगा, मैंने आपको दोनों इक्वेशंस का फॉर्मेट बताया कि इक्वेशंस किस फॉर्मेट में होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये आपकी पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस में सिर्फ a और b को कंपेयर करोगे, अगर आपकी रेशो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आती है, तो उस केस में जो आपका सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। अब सेकंड केस आ जाता है कि जो आपने पहला सॉल्यूशन प्लॉट करा उसकी लाइन ऐसे जा रही है, सेकंड की ऐसे जा रही है, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। तो इस केस में आपको पता है कि क्योंकि लाइंस नहीं मिल रही हैं, तो आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। सो ये आपका सिनेरियो देखो, पहला केस तो अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया, तो डायरेक्टली वहां पे यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। बट अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाता है, तो उस केस में हमारे पास दो केसेस बनेंगे। अभी हम इन दोनों को चेक करेंगे c के साथ। अगर तो c के साथ इक्वल नहीं आ रहा है, उस केस में नो सॉल्यूशन आएगा। अगर c1 अपॉन c2 के साथ इक्वल में आ रहा है, उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम ये तीनों सिनेरियोस चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन रहे हैं। सो सबसे पहले a1 अपॉन a2 को चेक करा, जब इज नॉट इक्वल टू आ गया तब यूनिक सॉल्यूशन हो गए। और इनके ना नाम हमेशा याद रखना, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। यूनिक सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद नो सॉल्यूशन वाला जो केस है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, इनकंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट नो सॉल्यूशन वाले को बोलते हैं। इसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो होता है, बट c1 और c2 के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है।
उसके बाद जो ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। क्या है ये? कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। यूनिक वाला कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट था, बट जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला है वो कंसिस्टेंट भी है और डिपेंडेंट भी है। इसमें तीनों की जो रेशियोज है वो इक्वल होंगी, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें जो दोनों इक्वेशन है उसके आंसर्स कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, मतलब उन दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो लाइन है वो एक ही बन रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है AA एग्जाम के लिए, और इसमें हमारे सिलेबस में मेंशन है व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स। तो हमें सेंटर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए ताकि हम एग्जाम में जो आंसर है उसको हिट कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, ट्राइंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर। सबसे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं जिसकी वजह से हमें ईजी हो जाएगा समझना। देखो, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, बेसिकली अगर हम पढ़ते हैं तो हम 4 तरह के ट्राइंगल्स में सेंटर पढ़ते हैं। उनका नाम क्या है? सबसे पहले आ गया सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर। देखो, हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इन चारों चीजों में, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं जो सबसे इजी है। जो कोई भी ट्राइंगल है ना उसके मीडियंस से जो सेंटर बनता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सो सेंट्रॉइड इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय द मीडियंस। अब जैसे ये वाला ट्राइंगल है, इसकी मीडियन, मीडियन का मतलब है जो उसके बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करे। जैसे ABC ट्राइंगल है, ये Z मीडियन है, AC को इक्वल पार्ट्स में कट करिए, तो जो मीडियन से सेंटर बनेगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। इतना क्लियर हो गया? अब एक चीज और बता देती हूँ जिससे इजी हो जाएगा। जो इन सेंटर है, इन सेंटर का बेसिकली मतलब क्या हो गया? इन सेंटर जो बनेगा वो एंगल बाइसेक्टर से बनेगा। सो इन सेंटर विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द एंगल बाइसेक्टर, मतलब इन का मतलब बेसिकली एंगल बाइसेक्टर्स। उसके बाद सर्कम सेंटर का मतलब है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बन रहा है उसको हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। एक और चीज, इसके अंदर हम एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये देखो, ये तीनों लाइंस इक्वल होंगी, 90 डिग्री पे होंगी, सो ये आपको आंसर देंगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारा है सर्कम सेंटर। जो सर्कम सेंटर है दैट विल बी क्रिएटेड बाय द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और ऑर्थो सेंटर जो बनेगा, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, सो ऑर्थो आपका बनेगा ऑल्टीट्यूड्स के थ्रू। सो बेसिकली हम 4 टाइप्स ऑफ सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ते हैं, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। इसमें से ये दोनों तो बहुत ईजी है, सेंट्रॉइड मीडियन से बनेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, सो ये ऑल्टीट्यूड से बनेगा। उसके बाद इन सेंटर जो बनेगा, इन मतलब एंगल बाइसेक्टर्स, सो इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर से बनेगा। और जो सर्कम सेंटर है वो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो बनेगा दैट इज सर्कम सेंटर। सो आई होप सभी को सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैंने यहाँ पे प्रॉपर बताया हुआ है। सेंट्रॉइड को हम G पॉइंट्स के साथ भी रेफर करते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड किसके साथ बनता है? द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। तो मीडियन ऑब्वियसली जो ट्राइंगल है उसको इक्वल एरियाज में बांटता है। सो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसी भी सेंट्रॉइड की, वो आप कैसे निकालोगे? तो अगर आपको पता है कि कोई भी हमने ट्राइंगल उसको प्लॉट कर दिया ग्राफ पे, तो उसकी वर्टिसेस आ जाएंगी x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो उसके बाद वर्टिसेस की हम क्या करेंगे? एवरेज आउट कर लेंगे। x वालों की अलग से एवरेज निकाल लेंगे, x एक्सिस वालों की और y एक्सिस वालों की अलग से एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए हम x1 + x2 + x3 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, और y1 y2 y3 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो इससे हमारी जो सेंट्रॉइड है उसके क्या आ जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो मैंने आपको पहले बताया जो सर्कम सेंटर है वो किसके साथ बनता है? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल के साथ बनता है। ठीक है, और जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो जो ये वाली तीनों लाइंस है ये क्या होंगी? इक्विडिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो सर्कम सेंटर की जो मेन पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, इसमें ये मेंशन है clearly that the circumcenter of a triangle is the point where the perpendicular bisectors of the sides of the triangle intersect. It is equidistant from all the 3 vertices. ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर लेना कि जो हमने सर्कम सेंटर समझा था ना, वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल होगा। कहाँ से इक्वल होगा? तीनों वर्टिसेस से। सो इसमें जो हमें सर्कल क्रिएट करना है वो आउटसाइड द ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये जो सर्कम सेंटर सपोज यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस और जो इसका डिस्टेंस है वो क्या होएगा? बराबर होएगा। सो सर्कम सेंटर इज इक्वल फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। सो हम सर्कम सेंटर में ट्राइंगल इनसाइड होगा और जो सर्कल होगा वो आउटसाइड होगा, और जो सर्कम सेंटर होगा वो किससे बनेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। उसके बाद इन सेंटर की बात करें, इन सेंटर मैंने आपको बताया था वो किससे बनेगा? इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज अ पॉइंट वेयर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स इंटरैक्ट।
सो इन सेंटर किससे बनेगा, एंगल बाइसेक्टर से बनेगा। और जो ये इन सेंटर बनेगा ये इक्विडिस्टेंट होएगा साइड्स से। कहाँ से इक्विडिस्टेंट होएगा, साइड्स से। सो जो हमारी ये वाली डायग्राम है इसमें जो हम ट्राइंगल का जो फॉर्मेशन करने वाले हैं इस वाली डायग्राम में, वो हम इनसाइड करने वाले हैं, तभी इसका नाम क्या है, इन सेंटर। तो ये साइड से इक्विडिस्टेंट है, तो इसमें जो सर्कल फॉर्मेशन होगी वो इनसाइड द ट्राइंगल होने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला है हमारा ऑर्थो सेंटर, वो ऑल्टीट्यूड्स के इंटरेक्शन से बनेगा। सो ऑल्टीट्यूड बनाएंगे जो कि वर्टेक्स परपेंडिकुलर होंगे टू द ऑपोजिट साइड, और इससे हम हमारा ऑर्थो सेंटर कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। सो ये एक बार आप दोबारा से ब्रीफ आइडिया ले लो सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल का। देखो सबसे पहले सेंट्रॉइड जो कि मीडियन से बन रहा है, उसके बाद इन सेंटर और सर्कम सेंटर। जो सर्कम सेंटर है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बन रहा है और ये वर्टेक्स से इक्वल है। ये वर्टेक्स से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो इक्वल आती है, तो सर्कम सेंटर में जो सर्कल बनेगा वो आउटसाइड बनेगा। उसके बाद इन सेंटर की अगर हम बात करें वो एंगल बाइसेक्टर से बनता है, और ये साइड्स के अगर हम पॉइंट लेके जाते हैं तो इक्वल होगा, और जो सर्कल बनेगा वो इनसाइड द ट्राइंगल बनेगा। और जो ऑर्थो सेंटर है वो बाय द ऑल्टीट्यूड्स क्रिएट किया जाता है। सो दिस वाज अबाउट द सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स। ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है, एक बार हम ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये हमारे AAI एग्जाम के लिए सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले ना हमें कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बिल्कुल ही ओवरलैप करना, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है डिट्टो सेम होना, ठीक है। सिमिलैरिटी का मतलब है सेम काइंड ऑफ शेप है, बिकॉज हम शक्ल लगा लो पर रेशियो में फर्क है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब डिट्टो सेम, बिल्कुल ही सेम, बिल्कुल कोई भी डिफरेंस ना होना, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। और ऑन द अदर हैंड सिमिलैरिटी का मतलब है रेशियो सेम होना, मतलब दिखने में लगभग सेम है, लगभग का मतलब सिमिलैरिटी हो गया, और डिट्टो का मतलब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी हो गया। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी की जो बेसिक है वो हम जान लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंगल्स सब कुछ सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो कॉन्ग्रुएंसी का क्या क्राइटेरिया है, बेसिकली हम 5 क्राइटेरियाज लेके चलते हैं। सो 5 क्राइटेरियाज क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है SSS रूल, SAS रूल, ASA रूल, AAS रूल एंड RHS रूल। सो ये हमारे 5 क्राइटेरियाज हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ठीक है। अब साइड 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 क्राइटेरिया, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। दूसरा हमारा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हमारा है एंगल साइड एंगल। फोर्थ हमारा है एंगल एंगल साइड। देखो जो एंगल एंगल साइड है ना, इसमें जो हम साइड ले रहे हैं वो नॉन इंक्लूडेड वाली साइड ले रहे हैं। अभी आप कॉमन सेंस लगाओ कि आपको पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 2 एंगल सेम हो गए, तो ऑब्वियसली जो तीसरा एंगल है वो भी इक्वल हो गया। सो बेसिकली ये ASA का ही एक तरह से स्प्लिट वर्जन हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास और फोर्थ क्राइटेरिया है RHS, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब SSS रूल क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड इक्वल हैं तो जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब SAS क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर दो साइड्स, सपोज ये वाली साइड ले ली मैंने और ये वाली साइड ले ली, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल वो भी इक्वल है तो जो ट्राइंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ASA क्राइटेरिया क्या कहता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और इन दोनों के बीच में जो साइड है मतलब ये वाली साइड, तो जब ये इक्वल होंगे किसी भी दो ट्राइंगल्स के, तो जो ट्राइंगल्स होंगे वो होंगे कॉन्ग्रुएंट। एंगल एंगल जो साइड क्राइटेरिया, इसमें दो एंगल्स तो ले रहे हैं बट जो हम साइड लेंगे वो नॉन इंक्लूडेड साइड लेंगे, ठीक है। सो इसमें ऑब्वियसली ASA का ये दूसरा वर्जन ही हो गया एक तरह से, तो ये वाला क्राइटेरिया भी है। सो अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। SAS में क्या है, दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ASA में दो एंगल्स और उनके बीच वाली अगर साइड इक्वल है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये वाला होता है, मतलब आप इक्वल टू भी लिखा होता है और ऊपर से ये साइन भी बना, ठीक है। उसके बाद RHS क्या है, अगर दो ट्राइंगल्स की राइट एंगल हो, उनका हाइपोटेन्यूज बराबर हो और कोई भी साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब मैंने आपको बताया कि जो कॉन्ग्रुएंसी है उसका साइन क्या होने वाला है, इक्वल टू के ऊपर ये वाला साइन। बट जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी में डिट्टो सेम नहीं होते, मतलब लगभग सेम होते हैं, तो सिमिलैरिटी में इक्वल टू हम नहीं डालेंगे, हम सिर्फ ये वाला साइन ही यूज करते हैं सिमिलैरिटी में। सो सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि कांस्टेंट रेशियो होना। सिमिलैरिटी की हम बेसिकली सिर्फ तीन ही तरह के क्राइटेरियाज है, एंगल एंगल क्राइटेरिया, उसके बाद SSS क्राइटेरिया एंड SAS क्राइटेरिया, ठीक है।
उसके बाद हम ये देख लेते हैं ध्यान से, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिमिलैरिटी क्या कहती है? टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। कि एंगल्स तो इनको उनके इक्वल हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो साइड्स हैं दे आर प्रोपोर्शनल। इसमें हम इक्वल की नहीं बात करते, हम वर्ड क्या यूज करते हैं? प्रोपोर्शनल। सो एंगल क्राइटेरिया का बेसिकली मतलब होता है इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, मतलब बेसिकली तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो वो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएंगे वो दोनों ट्राइंगल्स। साइड एंगल, साइड का मतलब होता है इफ टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, दो साइड्स क्या है? प्रोपोर्शन में है, एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द बोथ ट्राइंगल्स is equal then the triangles are similar। इसमें हम SAS क्राइटेरिया लगा तो रहे हैं, बट इसमें हम सिमिलैरिटी में उसको इक्वल नहीं मान रहे, उसको हम प्रोपोर्शनेट मान रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज SSS क्राइटेरिया, जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो तीनों साइड्स हैं दे आर क्या कहते हैं, उनकी रेशियो इक्वल है, वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एक डायग्राम से हम देख लेते हैं। हम बेसिकली तीन पॉस्टुलेट्स अप्लाई करते हैं सिमिलैरिटी में, AA पॉस्टुलेट, SSS पॉस्टुलेट एंड SAS थ्योरम। तो इसमें क्या है, ए में दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब बेसिकली तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, तो देखने में जो उनकी शेप होगी वो सेम होगी, इसलिए जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। वैसे SSS थ्योरम में क्या होता है कि तीनों साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल। जैसे ये 10 है, 10 का डबल 20, 7 का डबल 14, 6 का डबल 12, तो तीनों का प्रोपोर्शन इक्वल है, देन जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर है, ठीक है। उसके बाद SAS थ्योरम में क्या है, दो जो साइड्स हैं वो क्या है? प्रोपोर्शनेट है। जैसे 6 का 3 टाइम्स 18 एंड 10 का 3 टाइम्स 30 हो गया, बट जो एंगल है वो इक्वल है, तो इस केस में भी जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। आई होप आपको ये बेसिकली क्लियर हो गया होगा कुछ चीजें। बाकी जो टॉपिक्स हैं हम वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है।